मैं कहना चाहता हूं होली के त्योहार पर और अब साफ साफ आप सब लोगों से एक बात का समर्थन भी चाहता हूं कि क्या आज औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गए, वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए। नमस्कार, आपका लाइव तक में स्वागत है। आज हम जो संगीत सोम ने जो बयान दिया है मथुरा काशी के मंदिर के ऊपर कि हम मंदिर के निर्माण के लिए कोर्ट नहीं जाएंगे। जिस तरीके से और बाबर की मस्जिद को ध्वस्त किया गया है, बाबर की सारी निशानियां मिटा दी गई हैं, उसी तरीके से हम औरंगजेब की भी निशानी मिटाएंगे। तो आज हम हमारे शो पर शंभू भद्र जी है जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका लाइव तक शो में स्वागत है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि संगीत सोम के बयान को वो किस तरीके से देखते हैं। देखिए, सभी दर्शकों को, लाइव तक के सभी दर्शकों को नमस्कार। संगीत सोम का जो बयान है वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए तो अच्छा नहीं है। और भारत जो है वो संविधान से ही चलेगा। बीजेपी के कोई नेता अगर कुछ कहे तो उसके अनुसार देश नहीं चलेगा। और संगीत सोम को कोई भी विवादास्पद बयान देने से पहले अभी जो नागपुर की स्थिति है, नागपुर में दंगा भड़का हुआ है, एक तरह से सांप्रदायिक हिंसा चल रही है और वहां पे सरकार बीजेपी की ही है। तो आप एक तरफ एक दंगे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी दौरान अगर किसी भी भाजपा नेता की तरफ से कोई भड़काऊ बयान आता है तो निश्चित रूप से ये बीजेपी के राजनीतिक हित के लिए अच्छा नहीं है। और आगे अगले साल बिहार में चुनाव होना है, उसके बाद फिर आगे जाके तमिलनाडु में चुनाव होना है। तो इन सब जगहों को अगर आप देखेंगे तो वहाँ इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बड़ी बात है कि संगीत सोम को देखना चाहिए कि बीजेपी में पूर्व में जितने भी फायर ब्रांड नेता थे, जिसको हम बयानवीर कहते हैं, और वो हमेशा हिंदू मुस्लिम को टारगेट करके बयान देते थे, जिसमें कि साध्वी रितंबरा को है, बीजेपी में ना रही लेकिन बयानबाजियां करती थी शुरू में। उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह गई हैं, अपने फायर ब्रांड बयानों के लिए जाने जाती हैं। साध्वी निरंजन ज्योति है जो बीजेपी की नेता उत्तर प्रदेश से हैं, जो केंद्र में मंत्री भी रही। साक्षी महाराज है जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। साध्वी प्रज्ञा है जो भोपाल से सांसद थी और गोडसे को लेके बयानबाजी कर रहे हैं। और तो इन नेताओं का नाम लेने का मतलब मेरा ये है कि इन नेताओं सभी नेता अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं बीजेपी के अंदर। लेकिन इनका आज ये कहाँ है, आज इनका हश्र क्या हुआ है? बीजेपी तो काफी आगे बढ़ गई, लेकिन इन नेताओं का क्या हुआ? क्या कोई आज उसकी राजनीति में कोई पहचान बची है क्या? राजनीति में वो कहीं पे है क्या? तो ये बात संगीत सोम के लिए भी एक सबक है कि केवल आप बयानों से चर्चा में तो आ सकते हैं, लेकिन आपकी जो पहचान है वो नेता के तौर पे, आपकी जो स्वीकृति है वो एक नेता के तौर पे नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि संगीत सोम जैसे लोग, जो लोग बीजेपी में रह करके ऐसे बयान देते हैं, वो अपना भी राजनीतिक नुकसान करते हैं और बीजेपी का भी नुकसान करते हैं। बीजेपी का क्या है, पार्टी अपने लेवल पे किनारा कर लेगी कि ये हमारा बयान नहीं है और उसे वो किनारा कर लेगी। तो लेकिन ये एक आपके एक बयान बरसों बरसों तक मीडिया में, सोशल मीडिया में वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो नेताओं को बोलने से पहले सोचना चाहिए और ये मान लीजिए कि ये देश संविधान से ही चलेगा और ये देश सबके हैं। आप कोई भी एक कौम के लोग अगर चाहते हैं कि वो अपने तरीके से देश को चला लेंगे तो उनकी मंशा कभी पूरे होने वाले नहीं है। और अगर ऐसा होता तो पिछले 10 से ज्यादा साल से बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, जो संघ के एजेंडे, बीजेपी के एजेंडे, तमाम एजेंडे, हिंदुत्ववादी एजेंडे को लेकर के केंद्र में आई है।
लेकिन देश संविधान से ही चल रहा है। बाबरी मस्जिद पे जो फैसला हुआ सर वो आपसे फैसला। सर आपसे एक सवाल और है। जैसे कि ये संगीत सोम हमेशा से विवादित बयान देते आ रहे हैं, तो ये क्या ध्रुवीकरण करने की कोशिश है? बिल्कुल, इनकी कोशिश यही रहती है कि ध्रुवीकरण किया जाए, लेकिन आपने देखा कि पीछे इनको टिकट नहीं मिला। तो आप कहने का मतलब कि बीजेपी जो है वो बदल चुकी है काफी पिछले 8-10 साल में, जब से केंद्र में सत्ता में है बीजेपी। तो राज्यों में भी अपने ऐसे किसी नेता को आगे नहीं बढ़ा रही है जो ज्यादा बयानबाजी करते हैं, जो पार्टी को संकट में डालते हैं। ऐसे लोगों को नहीं बढ़ाते हैं बीजेपी। और जो इस तरह के नेता हैं उनको टिकट के समय में या और समय में उनको किनारे कर दिया जाता है। इन नेताओं को पता नहीं चलता है कि भाई हमने क्या गलती करी थी कि हमें टिकट नहीं मिला या क्या हुआ नहीं हुआ। आप देखिए कि कर्नाटक के एक नेता थे, वो बार बार बीजेपी असहज करने वाले बयान देते थे। आज वो कहाँ है? कहीं नहीं है। तो बीजेपी बदल रही है, बदल चुकी है। और बार बार संघ के मोहन भागवत बार बार आते हैं, बयान देते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम इसी राष्ट्र के हैं, सभी भारतीय हैं। और एक तरफ आप राष्ट्रीय मुस्लिम संघ बना रखे हैं, संघ की शाखा है, इंद्रेश उसके प्रमुख हैं। और जिसमें कि मुस्लिमों को तक संघ की विचारधारा को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिमों तक बीजेपी की विचारधारा को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप इस तरह का बयान देते हैं कि जिसमें कि आप पार्टी को असहज करे। राजनीति कभी भी विभाजन के बुनियाद पे नहीं चल सकती है। और भारत का अगर इतिहास देखेंगे तो प्राचीन काल से ही आप अगर उठा लीजिए तो भारत एक विविधताओं वाला देश शुरू में भी रहा है, अब भी है। चाहे वो जातिगत स्तर पे हो, चाहे धार्मिक स्तर पर। अगर हिंदू में ही आप सेक्ट को देखेंगे तो हिंदू के अलावा बौद्ध है, सिख है, जैन है, जो सबकी उत्पत्ति भारत में हुई है। और वो सभी सरवाइव कर रहे हैं। इस्लाम बेशक भारत में पैदा ना हुआ हो, लेकिन जो लोग इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं। और ये तो आज़ादी वक्त के वक्त देखना चाहिए था, जब आज़ादी भारत को मिली और सिर्फ मुस्लिम इसी आधार पे भारत में नहीं रहना चाह रहे थे सर कि आपसे एक हम सवाल हिंदू। और है। सर हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि ये अयोध्या का जो मामला था, वो कोर्ट ने उसको उसका अयोध्या का जो डिसाइड मामला किया। था, हाँ, उसका कोर्ट ने निवारण किया है। और इसी तरीके से काशी और मथुरा का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। तो वो जो सोमनाथ जी हैं, जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो वो कोर्ट के कह रहे हैं कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम मंदिर का निर्माण करेंगे। तो कैसे करेंगे वो मंदिर का निर्माण? क्या उनको इस तरीके का बयान उनके देना चाहिए जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है? उनके कहने से क्या हो गया? सोमनाथ जी के कहने से क्या हो जाएगा? सोमनाथ जी जो बोल रहे हैं वो भी जान रहे हैं कि उनके कहने का कोई अर्थ नहीं है। वो मेरठ में बोल रहे हैं अपने जनता को एक तरह से। और आज के तो अब जनता भी इस तरह की बातों से कोई प्रभावित नहीं होते हैं। ये नेताओं का भ्रम है कि ऐसा ये जरूर है कि वो विवादित बयान दे रखे हैं तो हम आप चर्चा कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन उससे न तो उनके बयान का कोई कोर्ट में मतलब है, न राजनीति में कोई मतलब है। जो भी फैसला होगा, चाहे काशी को लेके है, मथुरा को लेके है, वो एक आप बाबरी मस्जिद को ही अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट एक कोर्ट की प्रक्रिया से सारी चीजें हुई हैं। और वो एक दिन में नहीं हुई है, वो बरसों लगे हैं उसमें। उसमें कई साल लगे हैं, तब जाकर के एक फैसला आया है कि जो राम, वो भी कोर्ट ने ढंग से उसको वो किया कि भाई यहाँ मंदिर बनेगा। फिर मस्जिद के लिए अलग से जमीन दी, वहां पे मस्जिद बनाने की बात हुई। तो एक एक समझौता के तहत चीजों को किया गया कि बिगड़े ना, बात ना बिगड़े, सांप्रदायिक सौहार्द खराब ना हो। तो इसकी कोशिश की गई थी कोर्ट के बाबरी मस्जिद के पर फैसला देने के लिए। तो ऐसे ही काशी और मथुरा की जो प्रक्रिया है वो बीजेपी भी चाहती है कि ये कोर्ट के जरिए ही इसका निराकरण हो। वो नहीं चाहती है कि कोई अच्छा सोमनाथ के कहने से क्या हो जाएगा, काशी की चीजें हट जाएंगी, मथुरा की चीजें बदल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे जो भी होगा कोर्ट के जरिए होगा। ये बात सही है कि भारत में जितने भी, अब आज औरंगजेब का इशू चल रहा है, सर भारत आपसे में एक जितने सवाल भी। और है कि जैसे कि अभी नागपुर में दंगे हुए हैं, तो इस तरीके के हम्म, बयान
दंगों को और भड़काने का काम तो नहीं कर रहे हैं, जैसे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का बयान क्या नेताओं को देना चाहिए, जिस तरीके जैसे दंगे की आपके स्थिति बन रही है? आपके सवाल में ही इसका जवाब है। और शुरू में ही हमने कहा था कि ये इस तरह के बयान से जो है, जब नागपुर की स्थिति हो तो उसमें ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि आप सामाजिक या सांप्रदायिक खाई बढ़ा करके आप देश में एकता और अखंडता की बात नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ऐसे नेताओं पे तुरंत पार्टी को उसको निकालना चाहिए अपने पार्टी से, और ऐसे नेताओं पर कोर्ट भी संज्ञान लेकर के उसको बैन करना चाहिए कि आप जिंदगी में कभी इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है इतने ज्यादा संज्ञान, कई सारे मामलों पे संज्ञान लेता आया है, तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह के जो विभाजनकारी नेता, चाहे किसी भी पक्ष के हों, हिंदू पक्ष के हों या मुस्लिम पक्ष के हों, जो भी बांटने वाली बात करते हैं, उनको उनके चुनाव लड़ने पे, उनके राजनीति पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए। चुनाव आयोग को भी इसमें सक्रिय होना चाहिए, और चुनाव आयोग को भी अपना स्वायत्ता का इस्तेमाल करते हुए कड़ा पक्ष लेना, कड़ा स्टेप उठाना चाहिए कि भैया ऐसे नेता चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जैसे पीछे आपने अपराध में जो जिनके खिलाफ अपराध घोषित हो गए थे, उनको 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस तरह से ऐसे ही जो लोग देश की भावना को, देश की एकता को, देश की अखंडता को भंजित करने की कोशिश करते हैं, जिसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पे सीधे प्रतिबंध लगना चाहिए। और ना उनकी राजनीति में कोई जगह हो, ना पार्टी में कोई जगह हो, ना समाज में कोई जगह हो ऐसे लोगों की, क्योंकि भारत ऐसे लोगों से आगे नहीं बढ़ेगा। आप भारत को जो तालिबान बनाने की कोशिश करते हैं, वो कभी अच्छा नहीं होगा। सर आपसे एक सवाल और है कि जैसे कि अब जी बताएं। 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ऐसे विवादित हम्म। बयान दे करके वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं? बिल्कुल, ये बात इसमें दम है कि चूंकि 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और वो टिकट के दावेदार भी हैं। तो हो सकते हैं कि, और मेरठ जो इलाका है हिंदू मुस्लिम का गढ़ है, और वहाँ पे मुस्लिम आबादी सक्रिय है, तो जाट और मुस्लिम का गठजोड़ भी है। तो उसमें कोशिश कर रहे होंगे कि जो इसको हम ध्रुवीकरण करके और टिकट हासिल करें या अपने लिए एक जमीन तैयार करें। लेकिन ये जो हरकत है उनकी बचकानी हरकत है, और इससे उनको राजनीतिक रूप से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसका एक एक एग्जाम्पल ये भी है कि दिल्ली में देखा आपने कि दिल्ली चुनाव के जो परिणाम आए उसमें बीजेपी विजयी हुई, लेकिन प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री नहीं बन सके। उसके पीछे का जो लॉजिक है कि चुनाव से पहले जो उनके पर आरोप लगे और उनकी जो बयानबाजियां थी, जो कि जिससे कि बीजेपी को संकट पैदा होती, विपक्ष उसको निशाना बनाता, इसलिए जो है सो प्रवेश वर्मा सीएम नहीं बन सके और रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया। एक कारण ये भी था प्रवेश वर्मा के सीएम नहीं बनने के कारण। तो संगीत सोम को भी देखना चाहिए कि भाई हम क्या बोल रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आएगा, और पार्टी उसे किस रूप में लेगी। पार्टी उसे बहुत स्वागत करेगी, आई थिंक, ऐसा तो नहीं है। और योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक संकट होगा कि ऐसे लोगों को टिकट दें या ना दें। सर मुजफ्फरपुर दंगे के समय भी उन्होंने ऐसे ही कुछ विवादित बयान दिए थे। तो इस तरीके से हिंदू मुसलमानों में दंगे भड़काने को जो ये कर रहे हैं साजिश, तो इससे क्या उनकी सियासत चमकेगी इस तरीके से? इस तरह से किसी की शायद सियासत नहीं चमकती है। आप 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आप चर्चा में हो आ सकते हैं, चर्चा हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट आदमी कितना लड़ेगा। आप ये कल्पना कीजिए कि आप हिंदू मुस्लिम को अलग करके आप टारगेट करके एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, तो अब हिंदू के तरफ से कोई भी ऐसा बयान जो मुस्लिमों को असहज करता हो, मुस्लिमों को मानसिक रूप से सोचने के लिए मजबूर करता हो, तो एक समय में वो भी तो प्रतिरोध करेगा आपके लिए। मतलब आप चीजें रिएक्शनरी हो जाएगा। पहले क्या था कि जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी पिछले आजादी के बाद से मैक्सिमम टाइम तक कांग्रेस की सरकार चली है, तो कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिसी की वजह से हिंदुत्व का उभार हुआ। हिंदू संगठन या संघ या और तरह के हिंदू जो प्रतिक्रियावादी थे, तो वो सभी रिएक्शन कर रहे थे, प्रतिक्रियावादी थे
कि सरकार की पॉलिसी तुष्टीकरण की है, तो उस तुष्टीकरण के खिलाफ एक हिंदू प्रतिक्रियावादी एक शक्ति उभरी जो कि अंततः सत्ता में आई और राजनीति। अब अगर हिंदुत्व भी उसी तरह की प्रतिक्रिया करेगी तो उधर से सामने से आपको प्रतिक्रियावादी शक्ति मजबूत होगी और वो बार बार आपसे टकराएगी, बार बार हिंसा होगी, बार बार झगड़ा करेंगे। तो आप देश को विकास की तरफ ले जाएंगे, विकसित भारत की तरफ ले जाएंगे, या आवाम आपस में लड़ते रहे, ये काम करेंगे आप? तो कहने का मतलब कि कोई भी राजनेता हो, केवल एक विधायक बनने के लिए या एक सांसद बनने के लिए आप जो जनता जिनको सब दिन एक जगह रहना है, एक समाज में रहना है, उनके बीच खाई पैदा करके, उसके बीच वैमनस्यता पैदा करके, उसके बीच लड़ाई करवा के आप आखिर हासिल क्या करेंगे? आप अपने देश की समाज, देश को कहाँ ले जा रहे हैं, समाज को कहाँ ले जाएंगे? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि ऐसे बयानों से पैदा होते हैं और ये राष्ट्र के हित में नहीं है। चाहे किसी भी तरफ से बयान आए, अगर कोई मुस्लिम नेता भी कोई इस तरह का बयान देता है जो हिंदू विरोधी है, तो वो भी हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है। और भारत अब 15वीं शताब्दी का भारत नहीं है, 16वीं शताब्दी का भारत नहीं है। जो मध्ययुगीन भारत था वो पूरी दुनिया के लिए बर्बर था, केवल भारत ही नहीं था, मध्य युग में समूची दुनिया में एक बर्बरता थी। और चाहे वो यूरोप हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे फिर पश्चिम एशिया हो, चाहे ये भारत का क्षेत्र हो, तो सभी जगह मार काट, सत्ता के लिए लड़ाई, सारे कुछ आप करके देख लिया। यूरोप हिंसा करके थक गया, आपस में ही यूरोप लड़ते रहे बहुत साल, बहुत शताब्दियों तक, और वो लड़ते लड़ते अब जाकर के उसने एक मानवता की राह अपनाई है, लोकतंत्र अपनाया, सब शांति से जीना चाहते हैं। अब हिंदुस्तान जैसे क्षेत्र है जो इतना बड़ा देश है, वहां आप इसको लड़ाई करके आप क्या हासिल कर लेंगे? मार काटते होगा क्या? लड़ते रहेंगे, उसका अंत नहीं है। एक दिन मान लीजिए हिंदू मजबूत होगा तो आप मुस्लिम के खिलाफ जाएंगे, मुस्लिम मजबूत होंगे तो वो हिंदू के खिलाफ जाएंगे। तो ये जो इसका तो कोई अंत नहीं है। तो इसका बेहतर है कि आप मिलके एक मानवता की तरफ आगे बढ़ें, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए आप आगे सोचें कि राष्ट्र हमारा कैसे विकसित होगा। आज अमेरिका का एग्जाम्पल आपके सामने है कि अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र दुनिया का जो बना, वो इसलिए नहीं बना कि उसमें उन्होंने उन्होंने तो सभी धर्मों, सभी समुदाय के, दुनिया के जो बेस्ट क्रीम थे उसके लिए उसने जगह दी कि आओ भैया आप मजबूत राष्ट्र बनो। वो अगर सोचता कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए मुस्लिम देशों का, जितने 55 मुस्लिम देश हैं इस दुनिया में, उसमें से आप देखिए कि एक दो मुल्क को अगर आप छोड़ दीजिए तो कोई भी मुल्क, ज्यादातर मुल्क इस्लामिक राष्ट्र खुद को घोषित कर रखा है, और इस्लाम इस्लाम इस्लाम, धर्म धर्म धर्म, आप राष्ट्रीय वो कर रहे हैं। तो उन देशों की देखिए जीडीपी से लेकर के प्रगति देखिए, वैज्ञानिक सोच देखिए, सब पीछे है, सब हाशिए पे, सब आपस में लड़ रहे हैं। चाहे पश्चिम एशिया का इलाका हो, खाड़ी देश का इलाका हो, जो भी मुस्लिम बेल्ट इलाका है, वो आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ ही रहे हैं ना, और एक दूसरे को मार रहे हैं। भाई क्यों? धर्म के नाम पे सिर्फ। तो क्या आप भारत में भी चाहते हैं कि इस तरह की जो सांप्रदायिकता या फिर जातीय दंगे होते रहे, लोग एक दूसरे को मारते रहे, लड़ते रहे? क्या ऐसा राष्ट्र आप चाहते हैं देश में? कोई भी नेता अगर इस तरह का बयान देता है तो क्या आप ऐसा राष्ट्र चाहते हैं कि लोग आदमी आपस में लड़ते मरते रहे? तो मेरा कहना है कि इसका उसको खारिज किया जाना चाहिए। संगीत सोम के बयान जैसे नेताओं के बयान को इसका कोई मतलब नहीं है। और देश जो है वो संविधान से चलेगा, एकता अखंडता से होगा। इस तरह के बयान का कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी अर्थ में नहीं। ये निरर्थक है और इसकी निंदा होनी चाहिए। सर आपसे एक सवाल और है। जैसे अभी होली पर बोलिए। देखा गया था, बीजेपी की एक महिला विधायक ने भी इसी तरीके का एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल में मुसलमानों के लिए अलग से वार्ड होना चाहिए। तो जो बीजेपी के जो सभी विधायक हैं इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो ये किस तरीके के भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा फिर इससे, उनके इस बयानों से? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा कि जिस नेता की आप तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो चुनाव भी तो हार चुके हैं। आप बोल के कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप ये ओवैसी साहब के हैदराबाद के लिए जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था उसके खिलाफ गई थी एक महिला लड़ने के लिए, वो भी हार के आई थी। वो भी ऐसे बयान कर रहे थे।
तो इस तरह के मतलब अल्टीमेट यही है कि इस तरह के बयानों से न तो राजनीति अच्छी है, न ही हमारे समाज का भला होने वाला है, और बीजेपी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। आपका एक एग्जाम्पल देता हूं, बीएसपी का। बहुजन समाज पार्टी दलित राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश में बसपा का उभार हुआ, लेकिन आपने देखा कि एक समय के बाद बसपा पीछे की तरफ चली गई। इसका कारण ये रहा कि समाज में केवल एक तबके की या एक वर्ग की राजनीति करके आप आगे नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए कांग्रेस ने भी हमेशा जो राज किया उस सभी धर्म के समाजों को लेकर कोशिश करने की, को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की। बीजेपी का जो वोट बैंक का आधार है वो भी मैक्सिमम क्लास को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, ताकि अधिक से अधिक समुदाय जुड़ेंगे तो बीजेपी अधिक लंबे समय तक देश पे शासन कर सकेगी। नहीं तो बीजेपी का भी पतन शुरू हो जाएगा अगर ये इस तरह से कोशिश करेंगे कि जो एक ही वर्ग या एक ही तबका या एक ही समुदाय के लोगों की राजनीति की जाए और समावेशी राजनीति ना की जाए। तो बीजेपी के जो नेता इस तरह के बयान देते हैं वो निश्चित रूप से पार्टी के लिए असहज हैं, पार्टी को संकट में डालते हैं और पार्टी के लिए हित में नहीं है। और ऐसे किसी नेता, जो भी आप जिनका भी नाम लीजिए, उनकी राजनीति चंद दिनों की राजनीति होगी इस देश में। मैंने आपको शुरू में ही कई नाम गिना दिए जिनका आज कोई नाम लेवा नहीं है पार्टी। सर, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।